बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम। इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दोस्तों, साथियों और एमक्यूएम के चाहने वालों, येट अनदर एपिसोड ऑफ नक्कार खुदा। मैं सैयद शाहिद पाशा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ और हमेशा की तरह इस शेर के साथ जो मेरे प्रोग्राम का टाइटल है मैं आगाज़ करूँगा कि ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, ज़बान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। दोस्तों, साथियों, 7वां एपिसोड है माशाल्लाह और मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मेरे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दौर में जहाँ एमक्यूएम और एमक्यूएम से मुताल्लिक़ खबरें, ख़ास तौर पे जो एमक्यूएम के अंदर विद इन दी एमक्यूएम जो लोग फाइट कर रहे हैं कि एक अच्छी और साफ़ सुथरी एमक्यूएम बनाई जाए, उनको वो स्पेस नहीं मिल पाता कि वो हम अपनी बात अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने बुजुर्गों तक या एमक्यूएम के चाहने वालों तक या पूरी दुनिया में मौजूद उन लोगों तक जो इस वक्त करंट एमक्यूएम की सिचुएशन सिनारियो को देखकर अंदर से बहुत दुखी हैं और तकलीफ में हैं, जिस तरीके से चंद लोग एमक्यूएम पर काबिज हो गए हैं और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जैसी एक वर्ल्ड वाइड फेम शख्सियत जो कि पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स का एक फेस है, जो कि एमक्यूएम के सरबराह थे, कन्वीनर थे, उनको एक फ्रॉड के जरिए हटाकर एक काबिज टोला एमक्यूएम पर बैठा हुआ है। उस काबिज टोले की सारी कारस्तानियां, फ्रॉड और दीगर चीज़ें जो वो कर रहा है, कराची के लोग बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बताते हैं। प्रोग्राम की हमारी व्यूअरशिप अभी इतनी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है साथ साथ ये बढ़ रही है। लास्ट हमारे कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि हमारी इसकी रीच ऑलमोस्ट 15,000 से ऊपर गई है और ऑलमोस्ट 1,000-1,500 लोग तो हमारे इस प्रोग्राम को पूरा इसको व्यू करते हैं। तो लोगों तक जाती हैं चीज़ें, फिर प्रोग्राम हमारा रिकॉर्डेड होता है, पढ़ा जाता है। तो हर हफ्ते हम कोई ना कोई इशू और कोई ना कोई साथी, सीनियर साथी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन रेस्टोरेशन कमेटी है जिसको फारूक सत्तार भाई हेड कर रहे हैं और जिसका मकसद है कि एमक्यूएम को वापस इन करप्ट लोगों से लिया जाए और एक और नेक किया जाए और फिर कराची के लोगों की खास तौर पे और आम तौर पे पूरे सिंध के, पूरे पाकिस्तान के लोगों की खिदमत की जाए और साफ सुथरी एमक्यूएम, एक आइडियोलॉजिकल एमक्यूएम जो एमक्यूएम 1984 में बनी थी, उसके बाद जो एमक्यूएम का एक नज़्म ज़ब्त और एमक्यूएम की एक ईमानदारी, शफाफियत लोगों ने, पूरे मुल्क ने देखी थी, उस एमक्यूएम को बहाल करने के लिए तंजीम बहाली कमेटी डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई ने बनाई है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है नक्कार है खुदा, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि हकायक लोगों तक पहुंचाए जाएं एंड लेट द पीपल डिसाइड। हम आपसे नहीं कहते कि आप देखें क्या हो रहा है, आप देखें कौन लोग टूटी फूटी चप्पलों और मोटरसाइकिलों पे आए थे और आज कौन ब्लड प्रूफ, बम प्रूफ गाड़ी और कई कई बंगलों के मालिक हैं। यही सवाल था जो मैंने फारूक सत्तार भाई ने, हमने उन लोगों से किया। हमने ये नहीं कहा कि आपने करप्शन की, हमने ये कहा कि हमें इस पूरी दौलत का जो अंबार आपने जमा किया है, अरबों रुपए का, हमें हिसाब चाहिए। तो उन लोगों को ये बात बुरी लगी और डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को उन्होंने कन्वीनरशिप से हटा दिया। ये फैसला अब आप लोगों ने करना है कि गरीबों की जिद्दोजहद करने वाले लोग जिद्दोजहद करते करते
खुद इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? दैट इज द बिग क्वेश्चन। आप लोगों ने इसका जवाब ढूंढना है और सच्चा और झूठा आपके सामने आना है। आज हम एक बहुत हमारी मोहतरम बाजी जो कि साबका एमएनए भी रही, सिटी काउंसिल में बहुत बड़ा उनका मकाम रहा, फारूक भाई के शाना बशाना, एमक्यूएम के शाना बशाना, गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो काम कर रही हैं, साफ सुथरी शख्सियत की मालिक माशाअल्लाह, और आज भी फारूक भाई के शाना बशाना खड़ी हैं और तंजीम बहाली कमेटी के लिए एक हमें हौसले का बाइस है हमारे लिए। और साबका एमएनए रही हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि उनको ऑन बोर्ड लेता हूँ। तो डॉक्टर निखत शकील बाजी, अस्सलाम वालेकुम निखत बाजी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम शाहिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से। मैंने आपका बड़ा मुख्तसर सा तारुफ कराया है, एक्स एमएनए, एक्स सिटी काउंसिल मेंबर। उस जमाने में आप सिटी काउंसिल मेंबर थी जिस जमाने में कराची ने जबरदस्त तरक्की की थी, तो डेफिनेटली टीम वर्क था एंड यू वर द पार्ट ऑफ द टीम। सो बिल्कुल आपसे उस हवाले से भी बातचीत होगी। तो मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया और यकीनन आपने सुना होगा तंजीम बहाली कमेटी की आप इस वक्त कोर कमेटी की मेंबर हैं, आप इस वक्त सीनियर मरकजी मेंबर हैं और तंजीम बहाली कमेटी की जिद्दोजहद में पहले दिन से आप फारूक भाई के साथ खड़ी हैं और हम लोगों के लिए बहुत हौसले का बाइस हैं। तो बाजी आपने देखा कि हम किस तरीके से जिद्दोजहद कर रहे हैं, आपके सब आंखों के सामने है। क्या हुआ माजी में, अभी क्या हो रहा है हाल में और क्या होगा मुस्तकबिल में। मैं चाहूँगा कि अपने अल्फाज में आप इन तमाम चीज़ों का अहाता करें ताकि हमारे साथी, हमारे दोस्त, एमक्यूएम के चाहने वाले पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम, ये रिकॉर्डेड होगा, प्रोग्राम चल रहा पड़ा रहेगा। हमारे फेसबुक का जो चैनल है SSP न्यूज़ 90 और फेसबुक का जो पेज है SSP न्यूज़ 90, उस पर ये पड़ा रहेगा और लोग इसको वक्तन फ़ौक्तन देखेंगे। तो आपकी गुफ्तगू हमारे लिए बड़ी कीमती होगी। तो प्लीज़ मैं आपको फ्लोर दे रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप शुरू कीजिए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शाहिद भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। और इसमें ये कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे जो भी ओपिनियन दूँगी, जो भी बात करूँगी वो बहुत अनबायस्ड होगी और वो सिर्फ मेरा एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ वर्कर ऑफ एमक्यूएम मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन होगा। और इस सिलसिले में हम अगर देखते हैं चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को हम लें कि हमारा जवाल क्यों शुरू हुआ। हम एमक्यूएम में बहुत अच्छा हमने वक्त देखा, लेकिन उस वक्त को हम सस्टेन नहीं कर सके और हम बहुत बुरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इसकी जब मैं बहुत चीज़ें देखती हूँ उसमें मुझे जो नज़र आता है और वो ये होता है कि जो आज हमारे मुहाफिज बने बैठे हैं एमक्यूएम के, वही हमारे दरअसल एमक्यूएम के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं मुहाफिजों की वजह से आज हमारी एमक्यूएम इतने टुकड़ों में तकसीम हो गई है। और मैं जब देखती हूँ बहुत पुरानी चीज़ों को तो उसमें मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो कि गलत हुआ करती थी और जिनकी हम निशानदेही करते थे वो कभी भी आगे पुटअप नहीं की जाती थी, वो हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी। मैं शोबे ख़वातीन की मरकज़ी कमेटी में भी रही हूँ, मैंने किशोर ज़िंदाबाई जी के साथ भी काम किया है और मैंने वो वक्त भी देखा है जब शोबे ख़वातीन में सिर्फ 10-15 बाजियाँ आया करती थी, लेकिन फिर जब हमने बाजियों के लिए काम करना शुरू किया, हमने उनकी हेल्प के लिए काम करना शुरू किया, उनको हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम्स दिए, उनके हमने एजुकेशन के प्रोग्राम किए, तो फिर हमने ये भी देखा कि हमारा खुर्शीद मेमोरियल से बढ़कर लाल किला में शिफ्ट हो गया था जो मजमा या जलसा था, लेकिन वो हमारी राब्ता जी बिल्कुल सही बात नहीं आई। सॉरी, आप कुछ कह रहे? नहीं, मैं बस बीच में लुक़्मा दे रहा हूँ कि मैंने आंखों से देखा, ये बहुत सही बात है, बिल्कुल जेन्युइन बात है। आपने बड़ी मेहनत की और बड़े इज्तिमा हुआ, बड़े सब बाजियाँ जमा हुई, बिल्कुल सही बात है। आप कंटिन्यू रखिए बाजी। उसमें हमने इनको फिर जो हमारी बाजियाँ, सबको पता है कि एमक्यूएम जो है बहुत निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक जमात भी है जिसमें बहुत सारे लोग अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं। तो हमारे पास जो बाजियाँ आती थी वो बिल्कुल या तो पढ़ी लिखी कम होती थी या फिर कुछ ऐसे वो चाहती थी कि उनका कोई बिज़नेस शुरू हो जाए, छोटा मोटा घर का बिज़नेस। तो
मैं इसमें यकीनन अप्रिशिएट करूँगी ईश्वर ज़हरा बाजी को, जिन्होंने मौका दिया उन बाजियों को कि वो काम करें। कोई मसाले बनाते थे, कोई अचार बनाती थी, कोई कपड़े लेकर आती थी, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन मैं बात यहाँ पे ये करना चाहती हूँ कि इस चीज़ को राब्ता कमेटी ने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने हमेशा डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने की। तो बड़े एक अफसोस भी होता था कि क्या ख़वातीन को सिर्फ इन्होंने अपने जलसों में बिठाने के लिए, उनको दिखाने के लिए कि हाँ ये हमारे पास इतनी बड़ी तादाद बाजियों की मौजूद है, तो उनको सिर्फ वहाँ तक महदूद रखा जाता था और उनको फिर आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था। बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, मैं ये कहूँगी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। कभी भी एक और मुझे मौका याद है जब इमरान खान आ रहे थे जिना ग्राउंड में प्रोग्राम करने के लिए, तो हमें सुबह से बुला लिया गया था। लेकिन जिस वक्त उनका आना हुआ उस वक्त हम जो शोबे ख़वातीन को जिसको सुबह से बुला के बिठाया गया था, उसको उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और कहा आप में से कोई बाजी आगे नहीं आएंगी। और 2 बाजियाँ जो कि मुझे नहीं याद है कौन थी, उनको ले जाके वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। तो ये जो एक डिस्करेजिंग एटीट्यूड था, इसने एक बहुत बड़ा लावा बाजियों के अंदर पक रहा था कि हम क्या सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि जलसों में हमारी तादाद दिखाई दी जाए और हमें कोई इज्जत ना दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही। अच्छा, उसके बाद जो मैं लोगों का एटीट्यूड देखती हूँ वो ये था कि मैं अगर वहाँ आप नाम नहीं लिया जाता, लेकिन मैं अल्ताफ़ भाई का नाम लूँगी कि बड़े साहब भी कह दूँगी कि वो उनको सही बातें नहीं पहुँचाई जाती थी। अगर यहाँ पे हम कुछ कहा करते थे तो वो कभी भी उन तक नहीं पहुँचता था और हमेशा ये कहा जाता था बाजी आप लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अरे भाई, वो अगर एक लीडर थे तो उनमें तो हौसला होगा कि हर बात सुनी जा सके, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अच्छा, और मैं और पीछे जाऊँ और बातें सोचूँ तो फिर हम लोग जब आपने जैसा बताया कि एज अ सिटी काउंसलर, तो मैंने हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन भी थी। हम लोगों ने बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन शायद भाई मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि कभी भी हमें रिकग्निशन नहीं मिला ना, कभी भी हमारे काम को एक्नॉलेज नहीं किया गया। अच्छा, अगर मैं एज अ एमएनए देखूं तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप लेजिस्लेटर्स में से थी। मतलब मेरा नाम सबसे ज़्यादा जो बिल्स जिन्होंने पेश किए उसमें आया था, लेकिन कभी भी नाम नहीं लिया गया कि हाँ ये हम कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया गया कि हमारे पास ऐसी बाजी हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा बिल्स पेश किए हैं। और मेरे वो बिल्स होते थे जो आम आवाम के लिए फ़ायदेमंद होते थे। बल्कि एक बिल का मैं ज़रूर आपके सामने जिक्र करना चाहूँगी, जो कि था मेरा ये पोस्टल बैलेटिंग का फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। वो मैंने जब बिल पेश किया था तो उसको फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमेटी थी, वहाँ फॉरवर्ड कर दिया गया था। और आपने देखा कि इस दफ़ा जो 2018 के इलेक्शंस हुए थे उसमें पोस्टल बैलेटिंग की सहूलत पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को दी गई थी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने बहुत एज अ सपोर्टर, एज अ क्रॉनिक वर्कर, एज अ सिंसियर वर्कर एमक्यूएम के साथ की, लेकिन इन रिटर्न एमक्यूएम ने हमें को सपोर्ट नहीं। अच्छा, और एक बात मैं कहूँगी कि अगर हम देखें कि क्यों हमारा फॉल हुआ, तो उसमें एक चीज़ जो है बहुत क्लियर है हमारे पास कि जो गलत काम करते थे उनको गलत नहीं कहा जाता था। जो एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस था, जो एक ट्रांसपेरेंसी का प्रोसेस था, वो हमारे यहाँ ख़त्म होता जा रहा था, उसका फुकदान था। और यही बात जब फारूक सत्तार भाई ने की कि भाई अब ट्रांसपेरेंसी होगी 22 अगस्त के बाद, उन्होंने जब कहा कि हाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि आप कितना पहले आप चलिए जितना आपने कमाया हम वो छोड़ देते हैं, लेकिन अब जो आप कमाएंगे वो आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने फारूक भाई को ही उस जगह से हटा दिया गया। तो ये तो हाल हो गया है, यानी हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं बुरी हरकतों में, बुरी बातों में, कि अगर कोई हमारे साथ अच्छी बात करना चाहे, कुछ हमारा भला करना चाहे, कुछ वो एमक्यूएम का रिवाइवल चाहे कि पुरानी 1986 वाली एमक्यूएम को हम दोबारा रिवाइव करें, तो वो उसको खुद हटा। जो उन्होंने फारूक भाई के साथ सलूक किया है वो मेरे ख्याल में अब किसी और को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने जो आपसे शुरू में कहा कि एमक्यूएम को इस वक्त ख़तरा है सबसे ज़्यादा उसके मुहाफिजों से, जो उसके दुश्मन हैं एक्चुअली, जो उसके मुहाफिज बने हुए हैं। तो
तो इसमें अगर आप कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें तो मुझे बताइए। जी बिल्कुल बाजी, और मैं, आपको अंदाज़ा है कि जब मैं डिप्टी कन्वीनर बना और आप जो सारी बातें बता रही हैं ये बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखी कि हो रहा था यही। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो उनका काम सिवाय लूट मार के पैसे कमाने के और कुछ भी नहीं था। एनीवे हमने कोशिश तो की कि हम इसको सही करें और आपने भी मेरा बहुत साथ दिया और भी बहुत सारे अच्छे साथी जो थे वो मेरे साथ खड़े हुए और उन्होंने आके मेरा साथ दिया। लेकिन इन तमाम लुटेरों को, वो जो कहते हैं ना, आपने जो बात बोली घर के मुहाफिजों को हुई से ही घर को आग लग गई, यानी घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो मैंने भी एक पोस्ट डाली थी, इसमें काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे घर के चिराग मुजरिम है। तो ये आपकी बातों का लुब्बे लुबाब है शेर की जबान में, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये बात भी आपने बहुत सही कही और मैंने इसको देखा कि मैंने कंवर नवीद जमील साहब से जब कहा कि हम ये चीज़ें सही कर रहे हैं और हम साथियों से मिले, साथी आते हैं, बैठते हैं, वेट करते हैं, तो कंवर नवीद जमील साहब के ये अल्फाज थे। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात आपको बता रहा हूँ कि क्या आप सबके मसले हल कर देंगे। मैंने कहा कोशिश तो करें, कहना अगर आप सबके मसले हल कर देंगे तो फिर आपके पास कौन आएगा। मतलब इन लोगों ने ये सिस्टम बनाया था जिसमें हैदर अब्बास रिजवी शामिल थे, कंवर नवीद जमील शामिल थे, आमिर खान भी बाद में आके शामिल हो गए, ख्वाजा इजार, फैसल सब्जारी, वसीम अख्तर। ये चाहते ही नहीं थे कि मसले लोगों के हल हो और लोग इनके आगे, वडेरों के आगे जैसे कमी कमीन खड़े होते हैं ना, साथी बाजी, शहीदों की फैमिलीज और हमारे असीर साथियों की फैमिलीज, इनके आगे बस खड़े रहे रोजाना रात दिन और इनकी चौधराहट कायम रहे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और मुझे बहुत अफसोस होता था। और बाखुदा आपने ये बात सही कही है, मैंने भी बहुत दफा अल्ताफ भाई को ये बातें बताई हैं कि भाई ये सब कुछ सही नहीं होगा। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि 2018 का इलेक्शन, ये 2015 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, तमाम सुनने वाले ये बात रिकॉर्ड पे रखें। 2015 में मैंने ये बात कही थी कि हमें 2018 के इलेक्शन नहीं लड़ने, हमें एमक्यूएम सही करनी है। अगर हमने एमक्यूएम सही नहीं की तो 2018 के इलेक्शन में हमें ठेंगा मिलेगा, क्योंकि 2013 में हम देख चुके थे और दुनिया ने देखा हमने एमक्यूएम सही नहीं की। जिन्होंने सही करने की कोशिश की उनको ही एमक्यूएम से निकाल दिया गया। तो 2018 का इलेक्शन तो आपके सामने, कराची जैसे शहर में जहां एमक्यूएम का तूती बोलता था, लोगों ने वोट नहीं दिए। आपको रिकॉर्ड पर यह बात मैं बताना चाहता हूं कि पीटीआई जो कराची से 14 सीटें जीती है, पीटीआई ने 2013 से भी कम वोट लिए हैं, फिर भी 14 सीटें जीत गई। और 2013 में एमक्यूएम को 10 लाख वोट कम मिले थे, फिर भी एमक्यूएम ने अपनी जो है ना पूरी 18 सीटें जीती थी। तो ये सोचने की बात है कि एमक्यूएम हारी क्यों, इसलिए कि अवाम इतनी ज्यादा बदजन हो गई थी एमक्यूएम से, इतनी ज्यादा नाला हो गई थी एमक्यूएम से। एमक्यूएम के कारकुनान गली कूचों में ज़कात फितरा भत्ते की शक्ल में लेते थे, खाले छीनते थे, बदमाशियां करते थे, इसमें बोलने में कोई आर नहीं। मैं इसलिए ये बात सीधा ठोक के कहता हूं कि मेरे रिकॉर्ड पे बयानात मौजूद हैं कि मैं ये बातें करता रहा हूं, बंद कमरों में करता रहा हूं, जनरल वर्कर इजलास में करता रहा हूं, 5 फरवरी से पहले तक। 5 फरवरी के बाद जब इन्होंने हमें बिल्कुल ही हटा दिया तो बस ये बातें मंजर आम पे आ गई, फिर ये मीडिया के हिस्सा बन गई। तो बाजी बिल्कुल आपकी बात सही है और आपने जो बात कही बिल्कुल मैं इसको सेकंड करता हूँ और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि एमक्यूएम के मुहाफिजों ने एमक्यूएम को बर्बाद करना चाहूंगी। बिल्कुल एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि हमारी जो बर्बादी और तबाही है उसकी एक बड़ी वजह जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं और इंटरनल पॉलिटिक्स जो एक दूसरे के खिलाफ है ना। यहाँ पे ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एक दूसरे की नेटवर्किंग करके अपने हम ख्याल ग्रुप बना लेना। अच्छा, हमारे फारूक भाई जो है वो बहुत सिंपल हैं, उन्होंने कभी तंजीमी स्ट्रक्चर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, काम नहीं किया, तो उन्हें नहीं पता था कि नीचे उनकी किस तरह जड़ें काटी जा रही हैं। तो यहाँ पे जो एक चीज़ जिसने एमक्यूएम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है, हालांकि हमारी जो शुरू की नशिस्तें वो होती थी उसमें कहा जाता था कि किसी को दोस्त नहीं बनाना है, कोई भाई कोई बहन नहीं है, सब आपके मतलब साथी हैं, लेकिन किसी को दोस्त नहीं बनाना है। लेकिन यहाँ पे सब ने अपने फ्रेंड्स बना लिए, अपने ग्रुप्स बना लिए
और यहाँ पे एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा मैं शुरू में भी कहती थी और अब भी कहती हूँ कि एक पर्सनालिटी कल्ट है हमारे यहाँ, शख्सियत परस्ती बहुत ज़्यादा है। हमने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, सब किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया है। लेकिन हमने किसी को जब हम मतलब ये मैं अल्ताफ़ भाई को भी कहूँगी कि उन्होंने किसी को लीडर नहीं बनने दिया। जो भी ज़रा मशहूर होता था, जो भी ज़रा लोगों में पसंदीदा होता था, उसको टांग खींच के पीछे खड़ा कर दिया जाता था। कभी उसको राब्ता कमेटी से निकाल दिया जाता है, कभी उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, कभी उसको ऑन एयर जितने प्रोग्राम्स होते थे वो नहीं दिए जाते थे। तो जो एक गैप था कि लीडर नहीं बनने दिया गया, वो भी एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। और इस वजह से अब हमारे पास कोई किसी को लीडर नहीं समझता है। अब हर शख्स, आप देख लीजिए, अगर हम बहादुराबाद की ही बात करें तो वहाँ भी कोई एक लीडर नहीं है। वैसे नाम को कन्वीनर हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, लेकिन आप देखिए बहुत सारी बातें उनकी गैर मौजूदगी में हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों जो आमिर खान भाई ने बात की है टीवी पे, वो आफाक अहमद के हवाले से, और उसमें उन्होंने फिर ऑन एयर जब किसी प्रोग्राम में थे तो कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं उनको दावत देता हूँ कि MPM ज्वाइन कर लें। तो आप देखिए वो तंजीमी ज़ाब्ता और वो जो हम एक सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं वो कहाँ चले गए। आप कैसे अपने कन्वीनर की इजाज़त के बगैर कह सकते हैं, किसी को इनवाइट कर सकते हैं? आप कैसे राब्ता कमेटी के बगैर जो है ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि हाँ भाई आके ज्वाइन कर लीजिए? ऐसे तो नहीं होता ना पहले ऐसे होता था। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप आ गया ना कि हर शख्स अपने आप को ये लीडर समझने लगा है, जिसमें कन्वीनर की जो रिस्पेक्ट है या जो कन्वीनर का पावर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होके रह गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे इसकी वजह है। जी बिल्कुल बाजी, आपने बिल्कुल सही बात कही और बिल्कुल ऐसा हुआ है। और इसके लिए जो कारकुनान है ना, उनको तो नज़्म ज़ब्त के तकाजे पढ़ाए जाते थे, और कारकुनान को नज़्म ज़ब्त के तकाजे पढ़ाकर नज़्म ज़ब्त के नाम पे MQM के अंदर कारकुनान का जितना इस्तेहसाल किया है, अल्लाह माफ करे, शायद किसी पार्टी में इतना ज्यादा कारकुनान का इस्तेहसाल नहीं हुआ है। और पार्टियों में होता है जो लीडर कमारे खारे होते हैं ना, वो नीचे तक पार्टी में बट रहा होता है, वहां पे बाकायदा एक चेन होती है। यहाँ पर कुछ शहरी वडेरे 8 से 10 अफराद जो जिम्मेदारियों पे मुसलसल गुज़िश्ता 30 सालों से रिपीट होते चले आए और अरबपति हो गए। मतलब आज आप उनसे, अगर एक साहब हैं, मैं उनका नाम भी ले लेता हूँ, मैंने सिर्फ उनसे एक सवाल किया, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से, कि आप ट्यूशन पढ़ाते थे बफर जोन में, खटारा से आपके पास एक मोटरसाइकिल होती थी और 500 रुपए का ट्यूशन 1000 रुपए में आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। आपने सैफी कॉलेज के अंदर जिन साथियों को हकीकी का ये कारकुन बने, और सैफी कॉलेज में जिन साथियों को इन्होंने मारा पीटा, वो साथी आज भी मौजूद है, वो बताते हैं कि हमें ये उठा के ले गया था, सैफी कॉलेज में ये हमें टॉर्चर करता था। वो ख्वाजा इजहारुल हसन आज MQM का चैंपियन है। मैंने उनसे सिर्फ ये सवाल किया, अक्सर मैं राब्ता कमेटी के लोगों से मेरा यही सवाल रहता है कि आप हमें सिर्फ इतना बता दें भाई कि इतनी दौलत, टूटी हुई चप्पलों से लेकर प्राडो डबल कैबिन गाड़ियों, वीगो, और अल्लाह माफ करे ब्लड प्रूफ गाड़ियों, बम प्रूफ गाड़ियों, डिफेंस क्लिफ्टन में बंगले, एक भी नहीं कई बंगले जो रिकॉर्ड पे मौजूद है, फार्म हाउसेस, कारोबार, आपने इतनी तरक्की कैसे की? ये फार्मूला बस आप एक दफा बता दें MQM के लोगों को, ताकि फिर सब लोग करें। भाई आप ही लोग क्यों करें, फिर सब लोग करें। तो वो बहुत नाराज होते हैं, ये शहरी वडेरे, मैं इनको कहता हूँ, कंवर नवीद जमील साहब की दुनिया जानती है कि इनके पास मोटरसाइकिल नहीं, साइकिल भी नहीं होती थी, किसी कोर्ट में मिले, कहने लगे कि मैं 50 करोड़ का केस करूंगा। मैंने किस पर? कह रहे बस करूंगा जो मुझ पर इल्जाम लगाता है। मैंने जो इल्जाम लगाता है आप उस पर जरूर करें, लेकिन भाई मेरा तो एक सवाल आज भी मौजूद है कि इतनी दौलत आपके पास आई कहां से? मैं तो आपको जब से जानता हूं, जब आप ट्यूशन पढ़ाते थे एक मोटरसाइकिल पे, कह रहे नहीं मैं आज बहुत पिन का हुआ हूं। मैंने कहा आप क्यों पिन किए हुए? कि बाबा ये क्या है, आपके पास इतनी दौलत कहां से आई, वाकई क्या है ये जो बोलते हैं लोग आपको, क्या है बाबा ये सारी चीजें? कह रहे मेरे बेटे ने सवाल किया रात से, जो आप बेटे को जाके समझाए ना दौलत का
कहां से आई? बेटे का तो जवाब नहीं दे पा रहे, कह रहे बस चीज के। और काफी लोग गवाह हैं इस बात, इस गुफ्तगू के। कहने लगे अमजदुल्ला से पूछो बिजनेस क्या होता है, कैसे इंसान तरक्की करता है, और मैं लेक्सस खरीद रहा हूँ, लेक्सस। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था लेक्सस क्या है, लेकिन मैंने अंदाजा लगाया भाई हम ऐसी गाड़ियों में घूमने वाले, पुराने मॉडल की 2004-5 की हमारे पास खटारा गाड़ियां जो बोल रहे, मैंने कहा एक नहीं भाई, आप 10 खरीदें, खुदा के वास्ते अपनी जायज काम कमाई और आमदनी से खरीदें। कह रहे अरे तुमको क्या पता, मैं एक नहीं 2 खरीद रहा हूँ, एक अपने बेटे के लिए खरीद रहा हूँ। तो इनकी रऊनत, इनकी बदमाशी, इनकी ढिठाई का तो ये हाल है। अच्छा, फिर ये आपस में बाहर, असेंबली के बाहर पीपल्स पार्टी के बड़ी हैं, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ घूमना फिरना, महफिलों में रात गए तक बैठना, और असेंबली में आकर पीपल्स पार्टी को आंख मारना, और फिर एमक्यूएम का केस लड़ना और मजाक करना, और फिर बाहर जाकर कंधे पे हाथ रख के घूमना। ये चीजें लोगों ने अपनी आंखों से देखी हैं। ये हमारे लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस बात पर जो आपने भी बात कही है। बल्कि मैं चाहूंगा कि अगर मैं आपको थोड़ा सा एक क्लिप चला दूं, ताकि मेरे जो लोगों ने शायद वो क्लिप नहीं देखा है तो वो पहले ये क्लिप छोटा सा देख लें, फिर हम इस क्लिप के हवाले से भी बात करते हैं कि ये कर क्या रहे हैं इनके साथ। तो मैं आपको प्ले करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा में फवाज है। शहर भर में साने है बल्दिया टाउन पर जेआईटी की गूंज है, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान से साने है बल्दिया जेआईटी का सवाल हुआ तो गोल मोल सा जवाब दिया। कहने लगे कि साने है बल्दिया में एमक्यूएम पाकिस्तान को नामजद ही नहीं किया गया, जिसको नामजद किया है वही इसका जवाब देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के किसी आदमी को उसमें नॉमिनेट नहीं किया गया। जिन लोगों को किया गया इन सवाल आप उन्हीं से करिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बहुत मादरत के साथ अर्ज करूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सिर्फ के इलेक्ट्रिक को फोकस करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कराची लोग इससे बहुत परेशान है। और इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ अनजाने में बड़ा इंकशाफ भी कर गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सारी हकीकत का इल्म है। जुल्फिकार मिर्जा ने 2 दफा 25-25 लाख रुपए आफाक अहमद को दिए, हथियार भी दिए। आमिर खान ने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वसीम अख्तर और कंवर नवीद जमील को बताई। माई कौन थे, मगर एमक्यूएम रहनुमाओं को एहसास न हुआ। आमिर खान को आज भी अपने हरीफ आफाक अहमद की मसरूफियात का बखूबी इल्म है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने साथियों को बताया कि आफाक अहमद की प्रेस हथियार दिए 25-25 लाख रुपए निसार को लेके सर क्या निसार मुराई की जेआईटी में वो है ना आफाक का नाम कि जुल्फिकार मिर्जा ने 20-25 लाख रुपए 2 दफा दिए और हथियार भी दिया आफाक वालों को। उस पर वो कर रहे होंगे, दायरे उसको क्लियर है। हालांकि ये हकीकत है, मेरे इल्म में है कि ये हुआ था। ये मेरी रिहाई से पहले पैसे दिए गए थे। मैं जेल में ही था, इनसे तो इख्तलाफात थे, तो मुझे मालूम इसलिए कि से बहुत कुछ नहीं कर रहा था। तो फैसल शकील साहब, आपने सुना कि माई कौन थे, लेकिन उनको एहसास नहीं हुआ एमक्यूएम के रहनुमाओं को, और आमिर खान साहब इस मामले के ऊपर बड़े बड़े इंकशाफ कर गए। लेकिन आमिर खान और आफाक अहमद की राहें तो जुदा हो गई हैं, लेकिन नजरें आमिर खान ने सब जगह रखी हुई हैं। उन्होंने सारी खबरें उनको हैं, और ये तक पता है कि कितने बजे आफाक अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सारे राज खोल रहे थे वो। जी बिल्कुल, आमिर खान साहब को आफाक अहमद की लम्हा बा लम्हा खबर है, और उन्हें पता था कि उन्हें कितने बजे जो है वो आफाक अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वो कितने बजे कर रहे हैं, उससे पहले जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दे। इसीलिए ये जो बात जो है रिकॉर्ड हुई है, इसमें जो है आमिर खान ने एक बड़ा इंकिशाफ कर दिया कि वो जो है वो ये जानते थे, वो गवाह हैं, उन्हें पता है कि आफाक अहमद ने जो है वो 25-25 लाख रुपए और हथियार मिले।
जी, आप लोगों ने देखा एक क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाया। मैं जानता हूं, मेरे जुल्फ़िकार मिर्जा ने आफाक अहमद साहब से आके जेल में मुलाकात की और उनको 2 दफा 25-25 लाख रुपए दिए। ये मेरे इल्म में है, मैं ये बात जानता हूं। मेरे इन लोगों से इख्तलाफात चल रहे थे, लेकिन मैं ये बात जानता हूं। मेरा यहाँ पर ये सवाल तो तमाम महाजिर कारकुनों के खास तौर पे जहन में आता है। ये बात है 2010 की और 2010 से ये रद्द करें, पैसे दिए किस चीज के लिए थे जुल्फ़िकार मिर्जा साहब ने? एमक्यूएम के कारकुनों का कत्लेआम करने। उनका प्लान था कि लियारी गैंगवार भी मारेगी और आफाक साहब आप भी अपने लोगों को उतार दें मैदान में और आप लोग भी मारे, और हथियार भी दिए। इस क्लिप में वाज़ेह तौर पे वो कह रहे हैं हथियार भी दिए और पैसे भी दिए। मैं तो यहाँ पर जो पाकिस्तान में अमन और अमान कायम करने वाले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इदारों से भी अपील करता हूं कि इस बयान को टेकअप करें और पूछें जुल्फ़िकार मिर्जा ने जो पैसे दिए थे, जो कराची में उसके बाद कितनी कत्ल और गारत गरी हुई आप देखें। 2010 और 2012 के बाद कराची में कितनी शदीद कत्ल और गारत गरी हुई है। एक एक दिन में कई 100 लोग मरते थे। इल्जाम तो एमक्यूएम ने बर्दाश्त किया, ठीक है जी, कर लिया बर्दाश्त, लेकिन आज ये इंकशाफ आमिर खान साहब कर रहे हैं कि ये जुल्फ़िकार मिर्जा और आफाक अहमद ने मिलकर ये काम किया और आफाक अहमद को इसके लिए पैसे दिए गए थे। यानी दूसरे लफ्जों में आफाक अहमद साहब जो महाजिर कौमी मूवमेंट के सुरखैल हैं, जो कहते हैं मैं महाजिरों का चैंपियन हूं, उन्होंने किसको मारने के लिए पैसे लिए जुल्फ़िकार मिर्जा से? एमक्यूएम के कारकुनान को। और एमक्यूएम के कारकुनान कौन? महाजिरों के बेटे, इस शहर के बेटे, इस शहर को बनाने वाले, अपनी दिलो जान लगाने वाले। यही दौर था जब मंजर इमाम भाई एमपीए को शहीद किया गया, यही दौर था जब हैदर रिजवी भाई एमपीए को शहीद किया गया, यही दौर था जब कराची में रोजाना एमक्यूएम के कारकुनान मारे जाते थे। तो आज तो आपके सामने आ गया ना कि एमक्यूएम के महाजिर कातिलों के मकतूल कातिलों के कातिल भी महाजिर थे और पैसे दिए थे जुल्फ़िकार मिर्जा ने और आफाक अहमद को। अब आफाक अहमद जितना भी झूठ बोले, गवाही तो आमिर खान ने दे दी ना कि उनको पैसे दिए थे। तो मेरा यहाँ पर ये तमाम जो सुनने वाले देखने वाले उनसे सवाल बनता है, आप आए ऑनलाइन और मुझे बताएं, इसका जवाब दें। अगर कोई एमक्यूएम हकीकी वाले बैठे वो जवाब दें, क्या महाजिरों का खून इतना सस्ता है कि उनको लियारी गैंगवार वाले भी मारे, उनको दहशतगर्द मजहबी इंतहा पसंद भी मारे और कोई नहीं बचा, आफाक अहमद भी पैसे ले लेके उनको मारे? आफाक अहमद साहब को ये बात बतानी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों पैसे लिए महाजिर कारकुनान का कत्लेआम करने के लिए। और इससे पहले कि मेरे पास कोई सवाल है, मेरे पास 2 लाइव कॉलर मौजूद हैं। बाजी आपसे भी मैं बात करता हूं, लेकिन फारूक सत्तार भाई का उसी दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें फारूक भाई ने सवाल उठाया है। आमिर खान साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो वो कहते हैं बल्दिया टाउन की जीआईटी में एमक्यूएम का कोई नहीं है, और दूसरा उन्होंने ये बात की कि आफाक अहमद ने पैसे लिए और मैं गवाह हूं, मेरे इल्म में ये बात थी। और 10 साल ये चुप बैठे रहे और अब वो उसी आफाक अहमद को गले लगाते हैं और उसी आफाक अहमद को कहते हैं एमक्यूएम में आ जाओ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या हो रहा है भाई ये एमक्यूएम में? क्या महाजिर कारकुन जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उनको अकल नहीं है? क्या उनके दिमाग में घुस भर गया है कि वो ये चीजें नहीं देख रहे अपनी आंखों से? आप लोग इस पर गौर करें। हम इस पर भी सवाल लेते हैं। पहले हम चाहते हैं कि जरा फारूक सत्तार भाई का भी इस पे हम सुन ले, उन्होंने क्या गुफ्तगू फरमाई। पाकिस्तान के साबिक सरबराह फारूक सत्तार कहते हैं आज आमिर खान ने साबित कर दिया वो एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं हकीकी 2 है। उन्होंने कहा आमिर खान कहते हैं जीआईटी में एमक्यूएम पाकिस्तान के किसी फर्द का नाम नहीं, तो वो ये बताएंगे कि रऊफ सिद्दीकी को एमक्यूएम पाकिस्तान से कब निकाला गया? आमिर खान कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बयान दे, तो मैं उसका जवाब नहीं दे, लेकिन आज जिस तरह उन्होंने एमक्यूएम से अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया है, और मैं तो पहले ही कहता था कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान पर कब्जा हुआ है और ये अब एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं, ये एमक्यूएम हकीकी 2, महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी 2 है। उन्होंने खुद ये साबित किया कि रऊफ सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान के नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि रऊफ सिद्दीकी को कब एमक्यूएम पाकिस्तान से अलग किया गया,
कब उन्हें एमकेएम से निकाला गया। आमिर खान के लाशऊर में आज भी हकीकी है, उनका बातिन तो हकीकी है, आज उनका जाहिर भी हकीकी बन के सामने आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, उनके लिहाज से एमकेएम हकीकी का कोई कारकुन इस जीआईटी में उसका नाम नहीं आया, ये बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान के हैं रऊफ सिद्दीकी, और उन्हें उसका जवाब देना चाहिए था। दूसरा, हम्माद सिद्दीकी, कोई मेरे पास भी ऐसा वाकया नहीं है कि हम्माद सिद्दीकी को एमकेएम पाकिस्तान ने कभी पार्टी से निकाला हो, खारिज किया हो। तो इसका मतलब वो एमकेएम पाकिस्तान का ही समझा जाएगा और एमकेएम का ही समझा जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना सजा लिया। फिर जी दोस्तों, साथियों, बाजी आपने देखा फारूक भाई ने कितनी वाज़ेह तौर पे ये बात की है कि बात कर रहे हैं आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भाई, तो क्या कर रहे हैं, आपको जवाब ही नहीं आपके पास, आप ठीक है, आपको जवाब तो देना चाहिए ना सहाफियों को। क्या रऊफ सिद्दीकी भाई एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और इसी तरीके से ठीक है, फारूक भाई ने जो बातें की हैं बिल्कुल वैलिड बात की है। तो बाजी मैं चाहूंगा कि इस पे आपकी तरफ से कुछ कमेंट्स लूं, और फिर मैं एक आपको वीडियो छोटी सी दिखाऊंगा कि ये कातिल महाजिर, मकतूल महाजिर, दोनों आफाक और आमिर कैसे गले मिल रहे हैं। ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। जी प्लीज बात करूं। ये आप कमेंट करें, बिल्कुल करें। जी, मैं बस जो ये आपने सारे क्लिप्स दिखाए, मुझे देख के उसमें एक बात याद आ रही थी कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम लोग अपना पुराना वक्त ही याद कर रहे होते हैं, तो आपको भी शायद याद होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कितनी तफसील से डिस्कशंस होते थे और कितना एक पॉइंट लिखा जाता था ताकि अगर कोई क्वेश्चन करे तो उसको प्रॉपरली आंसर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस उठाया कि ये पॉइंट्स हैं और इन पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हमारे पास उसके जवाब हैं नहीं हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, फिर बाकी जो है देखा जाएगा। और उसमें भी वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स उन्होंने किए हैं और माइक खुला हुआ है और आपस में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस चीज़ का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये तो हमने उसमें सीखा है कि कितने आप पूरा एक ग्रुप बैठता था और उसके बाद वो सामने आपके पॉइंट्स लिखे हुए होते थे और फिर उसके बाद जिसके पास जो जवाब होता था वो दिया करता था। अच्छा, यहाँ पे जब आप कन्वीनर को माइनस करेंगे, मुझे यहाँ पे क्यों पता नहीं नज़र आ रहा है कि कन्वीनर को यहाँ पे माइनस किया जा रहा है। जब आप कन्वीनर को माइनस करेंगे, उनकी मर्ज़ी के बगैर आप इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर शायद इसी तरह की चीज़ें सामने आएंगी। और जहाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि आमिर खान भाई से ये ज़रूर हमें सवाल करना चाहिए कि ये 10 साल क्यों खामोश बैठ गए, क्यों इन्होंने नहीं बताया कि ये जो 25-25 लाख रुपए लिए गए थे, ये तो पटाखे फोड़ने के लिए और आतिशबाजी के लिए तो नहीं लिए गए थे ना, ये हमारे अपने लड़कों को, हमारे साथियों को मारने के लिए दिए गए थे। तो किस बात का इंतजार कर रहे थे वो, किस बात का कि और कत्लो गारतगरी हो जाए और जितने बेचारे बच्चे हैं, जितनी माएँ अपने बच्चों को यहाँ एमके में भेज रही हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त करती रहें और अपने बच्चों के लिए रोती रहें, क्या चाहते थे ये? इससे पहले भी जो हुआ था जिस पे इनको माफ़ी दी गई थी, उसमें भी आप देख लीजिए कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे साथी किस तरह गाजर मूली की तरह काट दिए जाते थे। लेकिन इस पर कभी किसी ने आवाज़ उठाई, इस पर किसी ने कभी हम रोते रहे। कितनी दफ़ा हमने नेशनल असेंबली में इस पर बात करी, लेकिन किसी ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो हमें हमेशा, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इन सब को भी शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद जब बात की कि हमारे बच्चों को इस तरह मारा जाता है, इस तरह वो कर दिया जाता है, तो हमें कहा आप लोग तो खुद गोली बंद लाशों वाले हैं, आप लोगों को क्या। तो आप लिटरली यकीन करें, मैं रोई थी कि मतलब हमें, मैंने फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये भी कहा था कि हम क्या नज़र आते हैं गोली बंद लाशों वाले। जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेस कर रहा है, यंग एनर्जेटिक लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कौन आपको नज़र आता है बोरी बंद लाशों वाला? अगर बोरी में लाशें बंद करके उनके ऊपर एमकेएम का टैग लगा दिया जाए तो क्या फिर वो एमकेएम के लोगों का ये हो जाता है? लेकिन यकीनन इस तरह के लोग हमारे अंदर मौजूद हैं जिनको हम
स्लीपिंग सेल्स कहें, या हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहे होते हैं और कहाँ पे किससे मिल रहे होते हैं। तो ये सारे जिम्मेदार हैं, इनसे यकीनन जवाब लेना चाहिए। और मैं एक बात और आगे बढ़ के कहती हूँ कि जब JIT आ गई है और JIT में इतना क्लियरली 2-4 लोगों का नाम है, चाहे वो अली ज़ैदी की JIT हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की JIT हो, उसमें जो कॉमन नेम्स हैं उनको क्यों नहीं अकाउंटेबल बनाया जाता? क्यों उनको डिबेटेबल बना दिया जाता है कि ये सही है या गलत है? एटलीस्ट जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको बुला के उनसे बात की जाए। और ये तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने खुद वीडियो, उसकी कितनी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें कहा है कि मैंने 3 लाख लाइसेंसेस दिए हैं। अब 3 लाख लाइसेंसेस उसने कत्लो गारतगिरी के लिए दिए ना, किसी को भार चढ़ाने और फूल चढ़ाने के लिए तो नहीं दिए। तो ये आमिर खान भाई से भी सवाल किया जाए। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं MQM बहादुराबाद में, उन सब से ये सवाल किया जाए कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपने बच्चों का सौदा कर रहे हैं, आप लोग अभी भी अपने बच्चों का सौदा कर रहे हैं और आप उनको भेंट चढ़ा रहे हैं। MQM तो वैसे ही इतनी खून जिसने दिया है इस जमात को, बच्चों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बेटों ने, तो अब तो इसको खुदा के लिए माफ़ कर दीजिए, अब तो इसको कुछ बना दीजिए जो इसका टुकड़े टुकड़े हो गई है कि बहादुराबाद, PIB, PSP, हकीकी, खुदा के वास्ते कराची, अगर सब लोग कराची के लिए ही काम करना चाह रहे हैं और सब लोग कराची के एक एजेंडा पे काम करना चाह रहे हैं कि हम चाहे उर्दू बोलने वाले हों, देखिए अगर उर्दू बोलने वाले हैं तो कौन है? जो यहाँ पे पंजाबी रह रहे हैं, जो यहाँ पे सिंधी हैं, जो यहाँ पे पठान हैं, वो सब भी उर्दू बोलते हैं। और अगर हम मुहाजिर की बात करें तो ये जो पेशावर से आए हैं, ये जो पंजाब से आए हैं, ये भी तो मुहाजिर हैं। तो यहाँ तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना कि हम सबका भला चाहते हैं, हम कराची का भला चाहते हैं। और मुझे लगता है कि हम जो बार बार कहते हैं ना कि कराची हमारा इकोनॉमिकल हब है और कराची पाकिस्तान को पालता है, तो मुझे लगता है जानबूझ के कराची को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जानबूझ के कराची को तबाह किया जा रहा है, ताकि जो एक हमारा प्राइड है कराची, उसको भी ख़त्म कर दें, उसको भी घुटनों के बल गिरा दें। और अगर जैसे फारूक भाई भी बार बार कहते हैं कि अगर कराची नहीं चलेगा तो पाकिस्तान भी नहीं चलेगा। आपका 72% या 65% या 68% कराची रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर कराची में अनरेस्ट रहेगा और यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर पाकिस्तान में भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये क्यों नहीं समझ में आती ये चीज़ें लोगों को? तो मेरी बस गुजारिश ये है कि उन्होंने जैसे फारूक भाई ने एक बात पूछी है कि क्या रऊफ सिद्दीकी भाई को, हम्माद सिद्दीकी को निकाल दिया गया है, तो कब निकाला गया है? उनके कोई नोटिफिकेशंस हैं? जिस तरह हम लोगों को इन्होंने शो कॉजेज दिए थे, क्या उनको कोई शो कॉज इशू किया? तो हमें तो 1, 2, 3 शो कॉजेज दिए गए थे, तो इनको कितने शो कॉजेज दिए गए हैं ये भी हमें बता दें, ये भी क्लियर कर दें कि क्या और इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। अब जिसका दिल चाहे जब दिल चाहे निकाल दे, जिसका दिल चाहे जब दिल चाहे इन्वाइट कर ले, तो ये अपनी पसंद के लोगों को बुलाए चले जाएं MQM में, और जो अच्छे पुराने साथी हैं उनको निकाले चले जाएं। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? फिर तो कहीं MQM नजर नहीं आएगी। शाहिद भाई। बिल्कुल बाजी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और बिल्कुल मैं तो देखें ये प्रोग्राम जो करता हूँ इसीलिए करता हूँ कि एक ओपन डिबेट हो। अगर कोई बात करना चाहे, कोई आफाक अहमद साहब का नुमाइंदा बात करना चाहे, कोई आमिर खान का नुमाइंदा बात करना चाहे, कोई ख्वाजा इज़हारुल हसन का नुमाइंदा, दिल में कुछ है, कुछ तुम्हारे पास बात है तो आके करो ना। तुम लोग कर ही नहीं सकते बात, अपने बच्चों को तो जवाब दे नहीं सकते, तो क्या कौम को आप जवाब दोगे भाई? बात सारी ये है। अब आप ये देखें बाजी कि जो शख्स ये कह रहा है खुद अपने मुंह से कि ये मेरे इल्म में है कि 2 दफा इनको पैसे दिए गए और हथियार भी दिए गए, फिर अभी आपने कहा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा मीडिया पे चीख चीख के कह रहा है मैंने 3 लाख कलाशनकोव दी हैं शादियों में हवाई फायरिंग करने के लिए नहीं। तो ये कराची में हो क्या रहा था भाई? ये मतलब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी आके मार रहा है, गैंगवार वाले भी आके मार रहे हैं, फिर आफाक अहमद को भी पैसे दिए जा रहे हैं कि वो भी आके मारे। आफाक अहमद साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा। आमिर खान ने इसकी गवाही दी है, आमिर खान और आफाक अहमद को दोनों को इसका जवाब देना पड़ेगा। महाजिर बेटे, कराची के बेटे, इनसे ये सवाल करते हैं। ये बात अब यहाँ पे खत्म नहीं होगी। जब आमिर खान को ये बात पता थी तो आप जरा एक छोटा सा क्लिप देखें,
सब बातें पता है कि महाजिरों का कातिल कौन है, पैसे कौन ले रहा है, हथियार कौन ले रहा है, और लोग मर भी रहे हैं। आप देख रहे हैं उसी दौरान उसी पीरियड में लोग मरे, बहुत ज्यादा मरे, जिस दौरान ये पैसे और असला दिया गया है। 2010 के बाद 2012-13 तक तो लाशों के अंबार लग गए कराची में। तो और इल्जाम एमक्यूएम के ऊपर ही आता रहा, और एमक्यूएम के कारकुनान ही मरते रहे, गिरफ्तार होते रहे, लापता होते रहे। एमक्यूएम हकीकी का कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, लापता नहीं हुआ। लियारी गैंगवार के थोड़े बहुत हुए और ले दे के ये उजैर बलोच साहब, जुल्फिकार मिर्जा दंदनाते हुए फिर रहे हैं, आज गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो हमारे जज साहिबान क्या कर रहे हैं? कराची अनरेस्ट की जो अदलिया लगी थी, बहुत बड़ा एक चला था, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी आके बैठते थे कराची अनरेस्ट के ऊपर, बड़े प्रोग्राम होते थे, बड़ी मीटिंग होती थी, सिवाय एमक्यूएम के टारगेट के किसी को टारगेट नहीं किया गया। उसमें उनकी रूलिंग मौजूद है कि तमाम ही जमातें इसमें शामिल है, उसमें जमात इस्लामी भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वह रूलिंग मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन किसी के मरकज पर छापे नहीं पड़े, किसी का मरकज बंद नहीं हुआ, किसी के कारकुनान इस तरीके से गिरफ्तार नहीं हुए। मगर समझ में नहीं आया, एमक्यूएम के लोग मरे भी और गिरफ्तार भी एमक्यूएम के लोग हो। ठीक है, एमक्यूएम में कुछ लोग खराब थे, उनको टारगेट करके पकड़ लिया जाता, और आज पकड़े भी गए हैं जो कुछ हैं उसमें। मैं तो ये बात कहता हूं धड़ल्ले से कि 2013 के बाद होने वाला ऑपरेशन प्योरली एक ऑपरेशन क्लीन अप था। जब मगर उससे पहले 19 जून 92 में जो ऑपरेशन हुए हैं, उसके बाद जितने भी हुए हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑपरेशन थे कि एमक्यूएम को किसी तरीके से खड्डे लाइन लगाया जाए। लेकिन 2008 से 2013 तक जो एमक्यूएम ने किया, चाइना कटिंग, टारगेट किलिंग, ठीक है, उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन फिर उसमें अब नाम सामने आ गए कि पैसे लिए जुल्फिकार मिर्जा से, असला लिया, और उस दौरान तो बहुत तादाद लाशों की बढ़ गई। आमिर खान साहब को ये बात पता थी। आमिर खान साहब इस वक्त एमक्यूएम के करता धरता है, डिफेक्टो वो इस वक्त कन्वीनर है एमक्यूएम के। खालिद मकबूल को उन्होंने साइडलाइन लगाया हुआ है। ये सारी बातें जानते हुए आफाक अहमद के बारे में वो किस तरीके से उनसे मिल रहे हैं। अभी उन्होंने ताजा तरीन माफी मांग ली कि मैंने ये बोला है। माफी किस चीज की मांगी भाई? यही होता है, आप पहले भी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में आए, आपने बोला, और वसीम बादामी के प्रोग्राम में आके आपने माफी मांग ली। और भाई क्या हो गया आपको? आप क्या पागल समझ रहे हो महाजिरों को? आप तो अपना वोट बैंक खत्म कर रहे हो, क्या आप एमक्यूएम को खत्म करने आए हो? इसका मतलब तो यही है। तो उन कारकुनान को ये सोचना चाहिए जो आमिर खान के थल्ले लगे, जो आमिर खान के साथ काम कर रहे हैं, क्या आमिर खान एमक्यूएम को खत्म करने आया है? आमिर खान का टारगेट क्या है? ये हमारे महाजिर कारकुनान को खास तौर पे सोचना चाहिए। हमारे जो दीगर साथी दूसरे सूबों में हैं, वो बेचारे एमक्यूएम को हसरत भरी नजर से देख रहे हैं कि कब एमक्यूएम की लड़ाई खत्म हो तो एमक्यूएम केपीके में आए, एमक्यूएम पंजाब में आए, बलूचिस्तान में आए, गिलगित बिल्तिस्तान में आए, कश्मीर में आए, अंदरूनी सिंध में काम करे। हमारे साथी इस वक्त ऑनलाइन बैठे हैं, केपीके के हमारे सदर इस वक्त ऑनलाइन है, आरिफ खान तनोली भाई, ठट्टा से हमारे जुनेद सिद्दीकी भाई इस वक्त ऑनलाइन है, और दीगर साथी हमारे इस वक्त पूरे पाकिस्तान से ऑनलाइन है जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और मैं उनसे कहूंगा वो आए, और मैं एक छोटी सी क्लिप चलाता हूं, उसके बाद जो साथी हमारे ऑनलाइन है उनको स्क्रीन पे लेते हैं, फिर उनसे भी हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जरा उन साहब की ये वीडियो देखें जिनको पता था कि 2 दफा 25-25 लाख रुपए और हथियार दिए हैं आफाक अहमद को जुल्फिकार मिर्जा ने। वो उसके गवाह हैं, उनके इल्म में ये बात थी, उस वक्त वो खुद भी जेल में थे। मुलाहिजा फरमाइए प्लीज। खास लेकर आफाक भाई के पास आए हैं। आफाक भाई ने हमारी इस दरख्वास्त को कबूल किया है। मैं ये दावतनामा आफाक भाई को पेश कर रहा हूँ। और ये अच्छा ठीक, तो मैं बाकी तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। आफाक भाई से दरख्वास्त करूँगा कि कुछ बात करें। मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जो दावतनामा आमिर भाई के ज़रिए वसूल हुआ, ज़ाहिर है कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि पूरी महाजिर कौम बिलखुसूस और उमूमी तौर पर ज़ाहिर है पाकिस्तान के तमाम लोग इन जो सियासी रवैयों में जो तब्दीलियां हैं, मज़बत तब्दीलियां हैं, उसको ज़ाहिर है सब ने अच्छा महसूस किया होगा और डेफिनेटली इसके मुस्तकबिल में असरात भी सियासत पे नज़र आएंगे। मैंने इस
दावतनामे को कबूल किया है। मैंने अपने साथियों से मुशावरत के बाद तय करना है कि इस इजलास में जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जिसका एहतमाम किया है इससे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन कराची बहुत बुरी तरह मुतासिर है। तो जाहिर है कि इस तमाम इशूज़ के ऊपर महाजिर कौमी मूवमेंट अपना मौक़िफ़ भी वहाँ इजलास में पेश करना चाहेगी और मुश्तरका जो भी लाहे अमल तैयार किया जाता है उसमें वो इंशाअल्लाह ताला शरीक होगी। और एमकेएम आफाक अहमद के बाद मुलाकात के बाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। मुलाहिजा कर सकते हैं एमकेएम रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। एमकेएम रहनुमा आफाक अहमद से मुलाकात के बाद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि एमकेएम आफाक अहमद से मुलाकात के बाद इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आपको बताएं कि कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए दावत दी गई है पीएसपी को भी। और अभी आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी ये दावत कबूल की है और अब पीएसपी को भी। जी आपने देखा कि किस तरह ये बाहम शीरो शकर हैं जिनको पता है कि महाजिरों के कत्ल आम कारकुनान के एमकेएम के करने के लिए पैसे किसने लिए। और 19 जून के हम भूल गए। 19 जून को क्या हुआ था? 19 जून को जो लोग आके गोलियां बरसा रहे थे और धड़ाधड़ लाशें गिर रही थी, उस दिन क्या हुआ? मारने वाले कौन थे? मरने वाले कौन थे? मेरी ये बात समझ में नहीं आती है कि ये शख्स आमिर खान, इसको कैसे कारकुनान एमक्यूएम के भूल गए ये सारी बातें। ये तक भूल गए कि फारूक सत्तार को इसने माइनस किया, ये तक भूल गए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को इसने माइनस किया। और आज इसकी सारी बातें मंजरे पे आ रही हैं। लानत भेजता हूं मैं ऐसे लोगों पर, ऐसे कारकुनान पे जो ऐसे कातिलों के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब एमक्यूएम पर हम वापस आएंगे और हम बैठेंगे और एमक्यूएम के लिए हम काम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ कुछ साथी ऑनलाइन हैं अभी। और रेहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई लाइन पर हैं। रेहान भाई को मैं प्रोग्राम में ले रहा हूँ बाजी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, शाहिद भाई। साकिब भाई को भी मैंने लाइन पे लिया है। कोरन की टाउन कमेटी के मेंबर हैं हमारे और यूथ के नुमाइंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। और कॉलर मौजूद है अनवर भाई। उनकी वीडियो तो नहीं आ रही लेकिन उनकी मेरे ख्याल में ऑडियो है। मोहम्मद अनवार हक भाई। तो अनवार भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। अनवार भाई कहाँ से आप हैं और थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा। जी मैं लांडी से हूँ, यूनिट 89। लांडी, बिल्कुल लांडी वालों के तो जख्म हरे हो गए होंगे ये वाला बयान आमिर खान का सुनकर। क्या आफाक अहमद को 2 दफा पैसे दिए गए और हथियार दिए गए एमक्यूएम के कारकुनान को मारने के लिए। तो क्या रद्द-ए-अमल है आपका अनवार भाई? जी बस बहुत बुरा लगा कि इनका सुन के कि इनका हमेशा से ये रहा है कि इनको तो जब ये पार्टी में दोबारा आए थे जब भी ऐसा ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ करेंगे, तो अब साफ वाज़ेह हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। सब चीज़ वाज़ेह हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है। अनवार भाई हमारी एक्स एमएनए निकत शकील बाजी और तंजीम बहाली कमेटी की जो कोर कमेटी है जिसमें सीनियर मेंबर हैं निकत बाजी, इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है आज। तो कोई आप बात करना चाहेंगे, कोई गुफ्तगू कोई सवाल तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नहीं मेरा कोई ऐसा सवाल नहीं है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अनवार भाई, आपने ज्वाइन किया और आपने अपने कमेंट दिया और बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अनवार भाई हम आपको यकीन दिलाते हैं फारूक सत्तार भाई की सरबराही में बहुत जल्द ये महाजिरों के कातिलों से हम एमक्यूएम की जान छुड़ाएंगे और एक साफ सुथरी इंशाल्लाह बहुत साफ सुथरी अच्छी एमक्यूएम पेश करेंगे और इन तमाम करप्ट अफराद को सस्पेंड करेंगे और इंशाल्लाह विद इन द एमक्यूएम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हम ऐसी अकाउंटेबिलिटी कमेटी जो कि हमारे आइन में है जहां पर इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों को करार वाकई सजाएं दी जाएंगी और इनके केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स में और नैब को भेजे जाएंगे जो माल बना रहे हैं और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में हिस्सा है। दुआ में याद रखिए।
जी इंशाल्लाह। थैंक यू। जी साकिब भाई कोरंगी से। अस्सलाम वालेकुम बाजी। भाई अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम। मेरी आवाज बाजी तक जा रही है? जी जा रही है, आ रही है। अच्छा बाजी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई मुझसे पूछे ना कि 3 ख़वातीन के नाम बताएं जिन्होंने उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी के लिए काम किया ना, तो 3 नाम जो मुझे याद हैं वो एक तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, दूसरा राना लियाकत अली, बेगम राना लियाकत अली, और तीसरा जो नाम है वो निगत बाजी का नाम है ना। आपकी माशाल्लाह से जो आप काम कर रही हैं वो पूरे कराची के लिए बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह उसके ऊपर आप जो है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और बाजी दूसरी बात एक मैं ये करना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने बात की कि आमिर भाई जो कर रहे हैं वो क्या खालिद मकबूल भाई को नहीं मालूम? अच्छा, ग्रास रूट पे काम करने वाले हर कारकुन को पता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई इज वर्किंग एज अ पपेट। तो जब कारकुन को पता है तो क्या खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को नहीं पता होगा? वो जब अकेले में बैठते होंगे, लेटते होंगे, तो वो नहीं सोचते होंगे कि उनकी हैसियत क्या है तो वो कन्वीनियर, लेकिन उनकी हैसियत क्या है? आप सही कह रहे हैं। आप ज़ाहिर है वो भी एहसास करते हैं, इसीलिए मेरे ख्याल में वो स्क्रीन से आजकल नज़र नहीं आ रहे हैं। और यकीनन कोई ना कोई उनको महसूस हो रहा होगा कि उनको फ़ैसलों में नहीं शामिल किया जा रहा, और उनके साथ वो एज अ कन्वीनर जो उनका रोल होना चाहिए वो उनको नहीं प्ले करने दिया जा रहा। तो आप देखिए हमें नहीं नज़र आ रहे हैं खालिद भाई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंटरनल जो कन्फ्लिक्ट होता है वो भी है, और वो नज़र भी आ रहा होता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चल जाएगा। मतलब बनाने वालों ने उन्हें डमी सरबरा बना दिया। अब देखिए बनने वाले पर भी है कि उसको पता था कि वो इन्फ्लुएंशियल नहीं है, वो जो फैसले करेंगे वो काबिल कबूल नहीं होंगे, तो उनको नहीं बनना चाहिए था। फिर यहाँ तो खालिद भाई को खुद ही मना कर देना चाहिए था। लेकिन अगर वो बन गए हैं और अब उनको एहसास हो रहा है तो शायद वो उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि इंसान गलती का पुतला है, और अगर गलती करके वो फिर अपनी सुधार लेता है तो अल्लाह ताला एक मौका देता है, तो शायद ही गलती सुधार लें। क्योंकि एमकेएम जो तबाह हो रही है इस वक्त, जितने लोग बहादुराबाद में बैठे हैं वो हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। बिल्कुल और इनको तो फारूक भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज ही जिस एमकेएम में राज कर रहे हैं। बाजी की आवाज नहीं आ रही है। जी बाजी कंटिन्यू करें, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि इन लोगों को फारूक भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आज जिस एमकेएम पे ये राज कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी एमकेएम रह गई हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फारूक भाई की वजह से है। वरना 22 अगस्त के बाद जो 23 अगस्त हुई थी, तो ये इनमें से कोई भी कहीं भी नजर नहीं आता। इसमें से हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग तो यहाँ भी नहीं थे और अंडरग्राउंड थे या कहाँ थे, इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और शाहिद भाई मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जितने MNAs MPAs थे, आप यकीन कीजिए वो 22 अगस्त की रात हमने सारी रात यूं तस्बीहां पढ़ते हुए और दुआएं पढ़ते हुए और पूरी रात हमने जाग के गुजारी थी। हालांकि हम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं, लेकिन हमें फिक्र अपने भाइयों की भी होती है कि जो कुछ होता है, जो अताब आता है वो बेचारे भाइयों पर ही आता है, साथियों पर आता है। तो वो रात मैं भूल नहीं सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी की सबसे टेंस्ड और सबसे मुश्किल रात थी, जो मैं पूरी रात सिर्फ तस्बीह लिए घूमती रही थी और मैं ये कहती थी कि अल्लाह ताला खैर का मामला रखे। फिर अल्लाह ताला ने बड़ा करम भी किया कि 23 अगस्त को फारूक भाई ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बोल्ड डिसीजन लिया, और जिसके मज़े जो है आज ये बहादुराबाद में बैठे हुए लोग उठा रहे हैं। तो इनको दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए फारूक भाई का, और इन फारूक भाई के मैं तो कहती हूँ कि इन लोगों ने जो किया है बहुत बुरा किया है। और आज अगर एमक्यूएम टुकड़े टुकड़े हो रही है तो वो इन लोगों की नालायकियों की वजह से हो रही है, इन लोगों के गलत डिसीजंस की वजह से हो रही है। बिल्कुल बाजी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और हमारे पास 2 साथी और हैं अभी लाइन पर, एक मुहाजिर भाई आ गए हैं और एक अली मुस्तफ़ा भाई हैं।
मैं इन दोनों से बात करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। एक तो बाजी आपने 22 अगस्त की रात की बात कही। 22 अगस्त की रात हम पर भी बहुत भारी थी। मैं वो वाहिद आदमी था जिसको ये, मुझे और कमल मंसूर भाई, हम दो आदमियों को ये कबर नवीद अपने साथ लेकर गए और इन्होंने वहां जाकर हमें रेंजर्स हेडक्वार्टर में जमा कराया और रास्ते में अपनी जान छुड़ाने के लिए हमें कह दिया कि हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो हैं, लेकिन हमारी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो मैंने इनसे कहा गिरफ्तारी तो पूरी राब्ता कमेटी को आज देनी चाहिए, क्योंकि ये तय हुआ था 17 अगस्त को कि मरहलावार सबसे पहले राब्ता कमेटी गिरफ्तारी देगी, फिर सेनेटर, फिर कौमी असेंबली के मेंबर, फिर सूबाई असेंबली के मेंबरान और फिर निचली सतह के जिम्मेदारान देंगे। ऊपर से ये चलेगा, ये बात हमने तय की थी। ये मेरा ही फार्मूला था कि अब की दफा गिरफ्तारियां हम ऊपर से देंगे और हम तो एज ए डिप्टी कन्वीनर चले गए 22 अगस्त को गिरफ्तारी देने और हम गिरफ्तार भी हो गए। और हम 22 अगस्त की वो रात हमने गुजारी रेंजर्स हेडक्वार्टर में और वो वाकई बहुत भारी रात थी। वाकई वो जिन लोगों ने फारूक भाई को देखे, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा और उन लोगों को सलाम पेश करूंगा जिन लोगों ने इसमें खैर का मामला किया, क्योंकि कुछ लोग तो एमक्यूएम को खत्म करना चाहते थे। जो सियासी गिदे वो तैयार बैठे थे अगले दिन एमक्यूएम की बोटियां नोचने के लिए, लेकिन कुछ ऑफिसर ऐसे थे जिनको सलाम है कि जिन्होंने ये तय किया कि नहीं जी एमक्यूएम को खत्म हो गई तो महाजिरों में एहसास महरूमी बहुत बढ़ जाएगा। भाई ऐसे भी लोग थे और मेरा ये दिल, मेरा ये दिमाग में मुझे मौत आ जाए अगर मैं झूठ बोलूं। मैं उन लोगों को थैंक यू कहता हूं जिन्होंने एमक्यूएम को बचाया और फारूक भाई को छोड़ा जाए। फारूक भाई एमक्यूएम को बचाएं, ऐसे लोगों को भी सलाम करना चाहिए। राशन पानी लेकर सबको एक ही डंडे से नहीं हाँकना चाहिए। बचाने वाले भी लोग वहीं मौजूद थे जिन्होंने एमक्यूएम को बचाया है, उनका बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात हो गई बाजी 22 अगस्त की रात की और हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा का ये प्रोग्राम हो गया है। कोशिश करते हैं कि 1 घंटे तक हो ताकि फिर बाद में लोग इसको देखें। लेकिन रेहान भाई अभी मौजूद है, उनका सवाल बात की, लेकिन मैं चाहूंगा कि दो मेहमान ले लें हमारे तो अपना सब करें, कौन है अपना नाम और तारुफ कराएं तो सवाल करें, फिर हम प्रोग्राम को कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। जी भाई महाजिर भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबको सलाम। और मेरा नाम सलमान अहमद है। सलमान महाजिर के नाम से मैं अपने आप को शनाख्त रखता हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल जो है, जितने भी यहाँ पे हमारी माँ बैठी हुई है और हमारे भाई जितने भी बैठे हुए हैं, उनसे सबसे एक सवाल है कि 22 अगस्त के दिन जो कुछ भी हुआ, अगर हम उसके पीछे माजी में चले जाएं, 1978 से जब एपीएमएसओ का क़याम हुआ और उस दिन से लेकर आज के दिन तक जो महाजिरों के साथ नाइंसाफियाँ, जुल्म और ज़्यादती और जो 22,000 शोहदा हमें दिए गए, उसके नतीजे में चाहे वो डॉक्टर फारूक सत्तार हों या जितने भी एमएनए एमपीएस हों, होना तो ये चाहिए था कि वो अपने बानी और कायद के साथ जाकर खड़े होते, ना कि वो खड़े होते जाके एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जिन लोगों ने महाजिरों को कत्ल किया, जिन लोगों ने महाजिरों को जेलों में धकेला, जिन्होंने महाजिर शनाख्त को ख़त्म करने की कोशिश की, आज हम उनसे तो हाथ मिला रहे हैं। अब जैसे शाहिद भाई कहने लगे कि जिन लोगों ने गिरफ्तार किया उनमें कुछ लोग बहुत अच्छे भी थे। भाई अगर वो अच्छे थे तो अल्ताफ हुसैन का नाम और 90 को खोलते ना, वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने बेसिकली करना था खत्म सिर्फ माइनस अल्ताफ को, उन्होंने वो काम कर दिया। अब आप लोग चाहे कितने भी महाजिर मंजन बेचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने जो अपना काम करना। अच्छा महाजिर सलमान महाजिर भाई, आप की गुफ्तगू जो है वो हमारे मौजू से हटकर है। हम देखें इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते, बात सारी है, ये फोरम नहीं है हमारा, इस फोरम पे हम बात नहीं कर सकते जो आप बात करना चाह रहे हैं। और मेरा जो कहना है इसमें, आप आपका कौन सा फोरम है? मेरी बात सुन लें भाई, पहले मेरी बात सुन लें, फिर मैं आपको माइक ऑन करता हूँ, आप बात करिएगा।
आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो महाजिरों के कातिल थे और महाजिरी थे, जिन्होंने महाजिरों को मारा, महाजिरों का पैसा लूटा, महाजिरों को डकैतियां बनवाई, महाजिर कारकुनान को डकैतियों में इन्वॉल्व करवाया। अल्ताफ भाई को तो कुछ पता ही नहीं था भाई कि क्या ग्राउंड में क्या हो रहा है। मैंने देखे एक बात बोली ना सलमान भाई कि एमक्यूएम पे होने वाला 2013 का ऑपरेशन प्योरली ऑपरेशन क्रिमिनल के खिलाफ था। इसमें अल्ताफ भाई को भी गलत बातें बताई गई हैं और ग्राउंड पे क्या हो रहा था वो अल्ताफ भाई को नहीं बताया गया, ठीक है। और अल्ताफ भाई से एजेंसियों को गालियां पड़वाई गई, हमारे यहाँ के लोगों ने जो यहाँ बैठे हुए थे, और क्रिमिनल बनाया हमारे कारकुनान को, प्लाटों पे कब्जे करवाए, लोगों के कत्ल करवाए, शोहरों को मरवाया, लड़कियां पसंद आ गई तो उनके शोहरों को मरवाया। आप देखिए शाहिद भाई, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। आप भी राब्ता कमेटी में थे उस वक्त, मुझे मालूम है। बात ये है, बात सिर्फ इतनी सी है। देखिए सुनिए, आप माइक को बंद कर दे। देखिए मुझे कंप्लीट करने दे, फिर आप बोलिएगा। आपकी बात मैं पूरी आपकी बात करने दूंगा। मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूं तमाम लोग सुने कि जो बात आप कह रहे हैं उस बात की जवाब जब पैदा हुई जब हमने अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया, जब हमने कराची को आग और खून के दरिया में बहा दिया और अल्ताफ भाई को भी झूठ बोला। यार 90 पर माइक निकल जाता था और अल्ताफ भाई की बात नहीं हो पाती थी तो अमीनुल्लाह कहता था कि भाई ये देखिए लाइन काट दी जा रही है भाई, और भाई गालियां बकते थे। और मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार लाइन तो आपकी यहाँ निकल गई, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये तो अमीनुल्लाह का ये हाल था मेरे भाई। अगर आप इजाजत ये डिबेट हम आपका जज्बा आपकी चीज, तो मेरी बात को भी आप समझे भैया, मेरी बात को भी समझे। मैं जो बात कह रहा हूं ना, अपनों ने हमें जख्म दिए, अपनों ने ये सारा काम करवाया है। छोड़ दें बाहर वालों को, तो छोड़ दें, बाहर वालों से तो कोई गिला नहीं है। गिला उन लोगों से है जो अल्ताफ भाई को मिसगाइड करते थे। मुझे तो कुछ महीने मिले यार, मैं तो रेंजर्स के रिमांड पे चला गया, मैं 10.5 महीने में जेल में रहा, मैं तो कुछ कर नहीं सका क्योंकि इन लोगों ने देख लिया था कि यार ये थोड़े दिनों के अंदर हमारी सारी पोल पट्टी खोल देगा। मैं तो उन लोगों से भी लाइन अप होता जिनको गालियां बकी जा रही थी और जो कह रहे थे क्रिमिनल को निकालो, और मैं उनसे भी लाइन अप होता जो गालियां बक रहे थे और कह रहे थे कि मासूम लोगों को मार रहे हो। भाई मासूम लोग नहीं मरे। हाँ ठीक है, लोग जब बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ह्यूमन एरर था, लेकिन बहुत सारे लोग सही मरे, बहुत सारे लोग सही पकड़े गए, जो लोगों के घर लूटते थे, जो टारगेट किलिंग करते थे। यार मेरा अपना ऑफिस था गुलशन इकबाल में, एक बहुत बड़े टारगेट किलर जो आज लापता है, उन्होंने मेरे ऑफिस में आकर डकैती मारी। यार मैं जेल से छूट के आया 99 में और वो मेरे ऑफिस में घुस गए, मेरा सारा सामान ले गए, टीटी मेरे कान पट्टी पर रखकर, और बाद में मुझे पता चला ओहो इनका तो बड़ा नाम है। मैं किसको बताऊं उनका नाम, मुझे बताएं आप। शाहिद भाई, शाहिद भाई अगर आप खुद ही बोलते रहेंगे और मेरा माइक ऑफ करते रहेंगे तो फिर ये तो आप वही काम कर रहे हैं जो सरकारी, जिन्होंने अल्ताफ भाई की आवाज पे पाबंदी लगाई, वही आप भी कर रहे हैं। तो वो आप अगर आप मुझे बोलिए, आपने 10 मिनट से तो मैं आपको सुन रहा हूँ, आप मुझे 2 मिनट भी नहीं सुन सके, आपने म्यूट कर दिया। आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं ना। हम यहाँ पर बैठे हैं ग्राउंड पे, हम बहुत सारी चीजों पर बात नहीं करना चाहते भाई। जिसको करना है वो ग्राउंड पे नहीं बैठे हुए, आप ग्राउंड में नहीं बैठे हुए भाई, आप बैठे हुए हैं जो है एस्टेब्लिशमेंट की गोद में। आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के बात कर रहे हैं मेरे और मैं आपको ग्राउंड पे, अब मैं आपको बताऊं कि भाई मैं चांदनी चौक से बात कर रहा हूं कि मैं पाकिस्तान चौक से बात कर रहा हूं। मतलब आपने ये वेबिनार कर रहे हैं आप, ये तो आप मुझसे मेरी लोकेशन क्यों पूछ रहे हैं? मतलब आप क्या रेंजर्स में काम करते हैं? आपने रेंजर्स में नौकरी कर ली है भाई। भाई मेरी बात सुन ले, ये वो लोग ऐसी बातें सोशल मीडिया पे करते हैं जो 90 जब बंद हो रहा था ना 22 अगस्त को, तो वो अपने घरों में घुसे हुए थे और हम जाके रेंजर्स को गिरफ्तारियां दे रहे थे, समझे आप? इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। शाहिद पाशा साहब, हमने अपने भाई की लाश अपने कंधे पे उठाई है और अपने हाथों से दफनाया है, अपने लोगों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को।
और फिर काम भी किया है। हमने जाकर रेंजर्स की गोद में नहीं बैठ गए भाई, जिसकी वजह से आज आप कराची में खड़े होते हो ना, जितने फखर से, जिन शौदा की वजह से आप खड़े हो, जिन शौदा का आप नाम लेते हो, कभी कब्रिस्तान में जाके फातिहा पढ़ी है फारूक सत्तार साहब ने? कभी उनको ये भी तो कहें कि कब्रिस्तान चले जाएं फातिहा पढ़ने के लिए। मुझे तो नहीं नजर आया कि किसी दिन उन्होंने जो है फातिहा हसन जफर आरिफ का। देखिए ये सलमान भाई जो बात कर रहे हैं ना, मैंने तो खैर उनको अभी नहीं लिया लाइन पर। वजह ये है कि वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात कर रहे हैं ना। देखें ये बातें तो बहुत हो गई, बहुत लोगों ने कर ली। हमारा ये फोरम भी नहीं है, हम इस पर फोरम पे ये बात कर भी नहीं सकते। हम तो ये सवाल उनसे मैं जो पूछ रहा था कि अपने लोगों ने जो डकैतियां मारी हैं, अपने लोगों ने जो अपने लोगों को मर्डर किया है, अपने लोगों ने जो अपने घरों में घुसकर लोगों का सत्यानाश किया है, प्लॉटों पे कब्जे किए हैं, अपने लोगों को आप लोग तो पकड़ नहीं रहे थे। तो भाई ऑपरेशन ही होता ना, फिर ऑपरेशन रेंजर्स आर्मी आके पकड़ती है, और कौन पकड़ता आपको? आप बात करते हैं यार, अभी नवाज शरीफ की भी तो ऐसी तैसी मची हुई है ना, आसिफ जरदारी की भी ऐसी तैसी मची हुई है ना। आप देखें जिन लोगों को जो काम है उनको वो करने दें। भाई सलमान भाई, आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, मैं आपको नहीं ले सकता प्रोग्राम में, इसलिए बात कि आप गलत बात कर रहे हैं और बेकार बात कर रहे हैं। हम इस फोरम पे इन चीजों को अलाउ नहीं कर सकते। एनीवे जी, मेरे ख्याल में जी बाजी आप मेरे ख्याल में बाजी हैं, चले गई? बाजी चले गई। अच्छा जी, गुलाम मुस्तफा भाई हमारे साथ प्रोग्राम में आए नहीं, बाजी हैं मेरे ख्याल में। बाजी का कुछ वीडियो का मसला हुआ है। हेलो जी रेहान भाई, आप कुछ कह रहे थे? शायद भाई ये सलमान भाई ने जो है ना वो टॉपिक जो भी हमारा चल रहा था ना, वो पूरा उन्होंने एक तो डिस्टर्ब कर दिया, दूसरा उन्होंने बिल्कुल चेंज बात करना शुरू कर दी ना, जो अभी ना उसका सवाल सुन सकते हैं ना जवाब दे सकते हैं। क्योंकि इस किस्म के लोग जो है सिवाय ये वाली बातें करने के अलावा, सोशल मीडिया पे चैंपियन बनने के अलावा कर कुछ भी नहीं रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना, कर कुछ नहीं रहे, और उस किस्म की चीजों से करने से कोई रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा। चले इन सब चीजों के करने से रिजल्ट कोई अच्छा आ रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल बात समझ रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों ऐसे कॉलर जो भी स्टार्ट में ही ऐसी चीजें करना शुरू करें, उनको म्यूट कर दें। फायदा नहीं है, क्योंकि हम एक पॉजिटिव चीज करने के लिए जा रहे हैं। ये दूध दे के महंगी डालने वाली बात है, बेकार में ये चीजें अच्छी नहीं है। वो खामा खा जो ना कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीज ना, ये सही बात नहीं है। जो जहाँ रह रहा है बात सारी ये है, बिल्कुल जो लोग हम लोगों ने बैठे हुए हैं, हम लोगों ने भुगता है यहाँ पर जी शाहिद भाई, हम लोगों ने भुगता है ना यहाँ पर। जब तो कोई आया नहीं, मुंह देने भी नहीं आया, उनको रोकने भी नहीं आया क्या हो रहा है ये। जी बिल्कुल है ना, बस अब झंडा लेके खड़े हो गए। बिल्कुल, मैं तो यही तो कह रहा हूँ, हम तो उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे ना भाई। वो टॉपिक वो जाने, आप जाने, हम नहीं उस पर बात कर रहे। वजह सारी उसकी ये है नहीं, यहाँ शोर मचा रहे हैं। अगर उनको ये लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, शाहिद भाई रेंजर्स में हो गए, रेंजर्स की नौकरी कर रहे हैं, जाओ। अगर उनको ये पता है कि कोई आदमी गलत कर रहा है, तो इस फोरम पे क्यों बोल रहे हैं? जाके उधर रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने बोले। नहीं बोल सकते ना, इनके अंदर इतनी हिम्मत थोड़ी है। बस यहाँ शोर मचाने से क्या हुआ? नहीं, उस वक्त क्यों नहीं बोलते थे जब यहाँ पर कराची में अपने ही कारकुनान को मार रहे थे, चाइना कटिंगें कर रहे थे, डकैतियां मार रहे थे, और जो करवाने वाले भी यहीं बैठे हुए थे, और अल्ताफ भाई को गलत बातें पहुंचाते थे, वो लोग झूठ बोलते थे और उनको गुस्सा दिलाते थे, और वो इतना आगे निकल गए कि अब इनकी कोई वापसी की रास्ता नहीं बचा। उस वक्त नहीं बोलते थे ये लोग। अब ये बोल रहे हैं हमें, जब हम ग्राउंड पे खड़े हैं कि यार महाजिरों के लिए हम कुछ कर लें। बाकी जो इंटरनेशनल, जो ऊपरी सतह पे जो हम यहाँ पर पाकिस्तान में लोग बैठे हैं भाई, जो कर रहे हैं वो बेहतर जानते हैं। हमें ग्राउंड पर अपनी कौम को बचाना है। हमने ग्राउंड पर जहाँ लोगों का सत्यानाश हो गया है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, लोग मर रहे हैं, इस पर कोई नहीं बात कर रहा। वो आ गए जी सोशल मीडिया पर। देखिए सोशल मीडिया पर तो मैंने बहुत कागजी शेर देखे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, 22 अगस्त की रात 11:30 बजे हम नाजराबाद से निकले, एक ऑफिस से हम दूसरे ऑफिस गए, पूरे सन्नाटा था कराची में।
हू का आलम था। और उसके बाद उन्होंने टीवी पर देखा कि जनाब अली वहां पर 9-0 को सील कर दिया गया। निकलते रहे फिर बाहर उस दिन कहा थे सब, हम जाके गिरफ्तारी दे रहे हैं कि नहीं हम ये साथ जो शोर मचा रहे थे, शायद मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इनको अपनी कमर, इनको अपनी टांगे दिखाएं। क्या दिखाएं यार इनको, बस क्या दिखाएं टांगे, और इन लोगों को तो भाग जाना, दुनिया भी देखेगी, ये भी देखेंगे। छोड़े रहने दे, कमांडो बने हुए यहाँ पे लोग। हमारा काफी भाई प्रोग्राम काफी हमारा लंबा हो गया है, और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। और तमाम जो हमारे साथी इस पर मौजूद है, एक सवाल यहाँ पर एक आ रहा था, चांद जी मलिक भाई उन्होंने एक सवाल किया है यहाँ पर, और वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ कराची में महाजिर हैं, अंदरूनी सिंध में नहीं है? तो सिर्फ उनके एक जवाब, कंसर्न जवाब है, मैं उनको देना चाहता हूँ कि भाई MQM देखें इस वक्त अपने बेस पर खड़ी है और मरकज छीन लिया है लुटेरों ने। अभी हम अपनी बेस को वापस लेने पे लड़ रहे हैं कि एटलीस्ट जो बची कुची MQM हमारे पास है अब उसको दोबारा से खड़ा करें। और ये जो करप्ट लोग हैं, ये सारे करप्ट लोग वहां बैठे हुए हैं जो MQM की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, इन लोगों से MQM वापस लेनी है। उसके बाद हम अंदरूनी सिंध में भी काम कर रहे हैं, हम सिर्फ महाजिरों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हमारे कमेटी में सिंधी भाई, हमारे कमेटी में जिम्मेदारान हैं, KPK में हमारे पख्तून भाई जिम्मेदार हैं, बलूचिस्तान में भी हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। हमारे पास अभी जन्नत काकड़ भाई जैसे लोग वो हमारे पास है, 7 नोटेजई जैसे लोग इस वक्त हमारे पास हैं। और पंजाब में हमारी पूरी कमेटी है, काशिफ बुखारी भाई है, अदनान भाई है, और इदरीस जामी भाई है, और दीगर लोग हैं वो काम कर रहे हैं। अंदरूनी सिंध में जमीर हुसैन भाई है हमारे पास, वो काम कर रहे हैं, जुनैद भाई है, खमीसो भागल भाई है। अंदरूनी सिंध में हमारे साथी, सिंधी साथी हमारी कमेटियों में जिम्मेदारी पे हैं। तो देखिए हम तो पूरी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। जो फिक्र फलसफा, जो आइडियोलॉजी थी वो हम लेकर चल रहे हैं भाई। हम ही कहते हैं कि जिद्दा रहे नजरिया और चलती रहे तहरीक, ये हम कर रहे हैं। हम पर अगर आप क्वेश्चन करेंगे, हम पर अगर राशिद पानी लेके चढ़ जाएंगे तो भाई हाथ जोड़कर सॉरी, हम अलाउ नहीं करेंगे भी ऐसी चीजों को। आप जिसको काम करना है ग्राउंड पर आए, आके खड़ा हो, सड़क पर खड़ा हो, बैनर लेकर एहतजाज करे, बात करे, देखते क्या होता है आपके साथ। हम सॉरी, इन चीजों पे हम नहीं पड़ने वाले। हमने अपनी आंखों से अपने लोगों को गारतगिरी करते हुए देखा है, और हम समझते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, नजरा किसी एक पर गिरा जाकर, उसकी भी वजह यह है कि लोग कहते हैं कि भाई जब घर के बच्चे शैतानी करते हैं तो मोहल्ले वाले आके बाप को पकड़ते हैं। अब इससे ज्यादा मैं बात नहीं कह सकता। हमने महाजिरों के लिए काम करना है, कम्युनिटी के लिए काम करना है, ग्राउंड पे काम करना है। गुलाम हुसैन भाई हैदराबाद से, गुलाम भाई कुछ कहना चाहेंगे ताकि फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया है हमारा। शाहिद भाई, सलाम। तो शाहिद भाई देख रहे हैं, ये जो सलमान भाई बात कर रहे थे, असल में ये तो बैठे हैं बाहर, आप वाली बात, ये तो बाहर से बैठकर बात करते हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं हमें पता है ना इधर क्या हालात चल रहे हैं। बस गुलाम भाई इस चैप्टर को टॉपिक क्लोज ही करें, इस टॉपिक को अब क्लोज करते हैं। हम अब बात करते हैं ग्राउंड पे, और माशाल्लाह मेरे ख्याल में हम तमाम लोग कंक्लूड करें, अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमें लोग दें। हम इसको प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन भी नहीं ले रहे और लाइन पर कॉलर्स हमारे मौजूद हैं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम 1 घंटे से ज्यादा हो गया है और अब मजीद बात करना बेकार है, बात से बात निकलेगी, चीजें होंगी बेकार है। एनीवे छोड़ें। बाजी आपसे मैं कहूँगा कि प्रोग्राम के एंड में कुछ साथी आ गए थे, उनका कहना अपनी जगह था, हम उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमने उनसे बोल दिया है, लिहाजा मैंने फिर उनको प्रोग्राम से निकालना कि अभी आपसे ये वाली बातें नहीं हो सकती हैं, वरना वो रहते बोलते रहते, हम बोलते रहते, कोई फायदा नहीं था। सलमान महाजिर भाई के साथ, भाई माजरत के साथ सॉरी भाई, जो आपको करना है ग्राउंड पे आकर करें, हमसे मत लड़े भाई। हमें जो करना है, हम बड़े दुखी हैं भाई, हम आपकी इन बातों पे पढ़ना ही नहीं चाहते। है तो साथ खड़े होके कर लेना, वो पता लग जाएगा कितने दिन दौड़ेंगे वो। तो अगर कुछ करना है तो साथ खड़े होके कर लें। बिल्कुल।
जी बाजी, मेरे ख्याल में आपसे लेते हैं, कंक्लूड करते हैं, क्या कहेंगी आप आज के प्रोग्राम के हवाले से, और इसके बाद सब तमाम दोस्तों से अल्लाह हाफिज करते हैं। शाहिद भाई मैं बात करूं? जी बिल्कुल, ओवर टू यू। शाहिद भाई मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहुत सारे लोगों से नाराज़गी हो जाती है इस बात पे कि जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो ग्राउंड पे हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं, वो लोग बाहर बैठे हुए लोग वो नहीं समझ सकते। यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, यहाँ पे जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये बाहर के बैठे हुए लोग जो है बातें बहुत अच्छी बनाते हैं, हमें सजेशंस बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आके काम करेंगे तो उनको रियलिटी पता चलेगी कि यहाँ पे किन किन मुश्किलात का सामना होता है, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो पहले भी यही होता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी, फिर वो हमारे लड़के फेस करते थे, उनको उठा लिया जाता था, उनकी कभी डेड बॉडीज़ मिलती थी, कभी वो ज़ख्मी हालत में मिलते थे। तो ये सारी वो बातें होती हैं जो बाहर के बैठे हुए लोग करते हैं और उसका खमियाजा यहाँ के बच्चों को, भाइयों को, बेटों को भुगतना पड़ता है। तो प्लीज़ जो बाहर बैठते हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप ग्राउंड पर होते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं जो आप लोग नहीं समझ सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में फंस जाते हैं कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं है। अब आप सबको एक जगह यूनाइटेड होना चाहिए। ये जो टुकड़े टुकड़े में हम लोग बट गए हैं और टुकड़ों में बटकर हमारी अब कोई वैल्यू नहीं रही है, हर शख्स हमारा मजाक उड़ाता है और हम सबको MQM कौन सी वाली, बहादुराबाद वाली, PIB वाली, PSP, हकीकी, कौन सी MQM, ये कह के बाकायदा हमारा मजाक उड़ाया जाता है। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोग कराची के लोगों के साथ सिंसियर हैं, अगर आप लोग वाकई में कुछ कराची के बेटों के साथ और कराची के लोगों के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। और फारूक भाई एक अच्छा सॉफ्ट फेस हैं, एक नीट क्लीन फेस हैं, जिनके ऊपर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं है, कोई बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं है, कभी वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए हैं, कभी उन्होंने मुश्किल वक्त में MQM को नहीं छोड़ा है। अब उनकी बचाई हुई MQM के ऊपर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो मैं फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि फारूक आगे बढ़िए और फारूक भाई के हाथ मजबूत करिए और वो वाली MQM जो हमारे कराची का एक प्राइड थी, जो हमारी एक गुरूर थी, उसको फिर से बना लीजिए। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपनी बात, दिल की बात कर सकें। और अगर लोगों के प्लीज उसको जरूरत आपको जी भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी सहूलतें कर सके ताकि वो जो लोगों का सॉरी जी बाजी, बिल्कुल आपकी आवाज थोड़ी सी एंड में कट गई थी, अगर आप कंप्लीट करना चाहें तो प्लीज कर लें। नहीं, बस मुझे यही कहना है कि वो जो टुकड़े टुकड़े में बढ़ गई है MQM, उसको फिर से जोड़ दीजिए, उसको एक स्ट्रेंथ बना दीजिए जो कि हमारी पुरानी स्ट्रेंथ थी, उसको एक फिर से वो वाली MQM जिसमें हम गुरूर करते हैं, जिसमें हमें बहुत प्राइड है कि हाँ हम इस MQM का हिस्सा हैं, वो फिर से बनाते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया बाजी का, और तमाम हमारे मेहमान, तमाम साथी, हमारे रेगुलर कॉलर और हमारे नए कॉलर आए और जो हमारे जज्बाती कॉलर आए उनका भी भाई बहुत शुक्रिया। लेकिन देखें, मैं एक बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं तकरीबन 35 साल हो गए मुझे MQM में काम करते हुए। मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ और आज भी ऑलमोस्ट मेरा कोई जरिया माश नहीं रहा। इन लोगों ने मुझे इतना जलील कर दिया, बहादुराबाद वालों ने, जो काम मैं करता था इन्होंने बंद करा दिया। मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां आज ऑनलाइन जॉब कर रही हैं, ऑनलाइन वो आर्टिकल लिख रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रही हैं और करके जो है वो चला रही हैं। और मेरे पास जो है वो, मैं टैक्सी चलाता रहा हूँ पिछले दिनों, और ये कोरोना आ गया तो मैं कोरोना की वजह से मेरी टैक्सी भी मेरे हाथ से गई। ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, अपनी मदद आपके तहत कर रहा हूँ, कोई पैसा मुझे किसी की तरफ से कोई नहीं दे रहा कि शायद भाई ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ओवरसीज के कुछ साथी हैं माशाल्लाह, उनसे मेरी कल बात हुई है, उन्होंने कहा आप फिक्र नहीं करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, चीज़ों को हम देखते हैं। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ, जो सलमान महाजिर साहब थे और जो लोग अभी यहाँ पर आए और ऑनलाइन यहाँ पर रुकनुद्दीन ताज भाई भी बैठे हैं,
मुझे पता है उनकी गुफ्तगू क्या होगी। रुकन भाई, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं ले सकता लाइन पर, कि बाबर गौरी अरबपति नहीं खरबपति बनकर चला गया, आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, बाहर बैठ के भी, वो भी बाहर बैठा हुआ है। आदिल सिद्दीकी अरबों रुपए कमा के चला गया, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इशरतुल इबाद दुबई में रह रहा है, आलीशान तरीके से रह रहा है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसी तरीके से सारे एमपीए, खालिद बिन विलायत, अदनान बातुक और जो लोग गए हुए सारे, अब किस किस का मैं नाम लूं, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। आपको हम नजर आ रहे हैं भाई, जो नजरिए को लेकर चल रहे हैं, जो महाजिरों के लिए काम कर रहे हैं। भाई क्या चाह रहे हो कि महाजिर बिल्कुल बेआसरा हो जाए, नंगे हो जाए, मर जाए? आपको हम ही नजर आते हैं। कोई कॉल करके जो है ना अपनी भड़ास हम पे निकालता है, कोई कहता है कि तुम लोग गद्दार हो। अबे भाई ये सर्टिफिकेट बांटना बंद करो यार। पकड़ो बाबर गौरी को, पकड़ो मोहम्मद अनवर को, पकड़ो वासिफ जलील को, पकड़ो नदीम नुसरत को। क्या हुआ तुम लोगों की मर्दानगी को? अब तुम्हें हम नजर आते हैं जो काम कर रहे हैं महाजरों के लिए। शर्म आनी चाहिए भाई। सलमान भाई ये बात करें आप अपने उन लोगों से जो बड़े बनते हैं, बड़े दिलेर बनते हैं, तो इन लोगों से माल निकलवाओ जो लूट के महाजरों का गोश्त, शहीदों की लाशों पर से गोश्त नोच कर ये गए। और अब ये बचा है वसीम अख्तर, अभी इसने पता कितने लाख का फर्नीचर बनाया है ह्यूस्टन, यहाँ से वो फर्नीचर शायद चला गया है, ये जाने वाला है। गाड़ी अपनी बेचने के लिए इसने शोरूम में खड़ी कर दी है, प्राडो पुरानी वाली, सब कुछ वाइड अप कर रहा है और चला जाएगा बाहर। इसी तरीके से सारे ये जितने शहरी वडेरे हैं, अरबपति खरबपति, आपको ये नजर नहीं आते। आपको हम नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी महाजिर कौम के लिए, बीवी बच्चे भी पाल रहे हैं, घर बार भी चला रहे हैं, ग्राउंड पे भी खड़े हुए हैं, बीच के रास्ता भी निकाला है कि कैसे चलना है महाजिरों को लेकर। भाई खुदा के वास्ते यार, खुदा के वास्ते रहम कर दें, महाजिरों पर रहम कर दें। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बात तो बहुत आगे तक फिर जाएगी। बहरहाल साथियों, दोस्तों, एमक्यूएम के चाहने वालों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम एपिसोड 7, नक्कारे खुदा। ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, बुरा कहे जिसे दुनिया उसे बुरा समझो। इंशाअल्लाह कल एक और एपिसोड के साथ, एक और नए मेहमान के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नक्कारे खुदा, सैयद शाहिद पाशा, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे, ख़ास तौर पे जो आपका ख्याल रखते हैं। इंशाअल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा आज के प्रोग्राम से। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुत्तहिदा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज साथियों, बहुत शुक्रिया तमाम साथियों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।